हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। दोस्तों, आज हम जो एक्सरसाइज 9.3 है क्लास 11 मैथमेटिक्स की, तो उसकी जो एक्सरसाइज है 9.3 उसमें जनरली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन डिस्कस किया गया है। तो आज हम उसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थ्योरी देखेंगे। ठीक है, इसके बारे में सब कुछ देखेंगे। इसकी nth टर्म क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ कैसे लगाते हैं, उसके बाद में ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, वो दोनों तरीके देखेंगे। फिर अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में क्या रिलेशन होता है वो सब देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन से। दोस्तों, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ये सबसे मेन डेफिनेशन ऐसे बोल सकते हो आप कि रेशियो ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, और इस कांस्टेंट को समझ लो कि मैं आर ले लेता हूँ। ठीक है, अब इसका नाम भी देंगे। जैसे एपी में क्या होता था कि डिफरेंस होता था, डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इक्वल टू कांस्टेंट। मतलब वो बोलते हैं ना कि जिसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, ए टू माइनस ए वन। वैसे यहाँ पर क्या है, रेशियो है, मतलब हमें ए टू अपॉन ए वन करना पड़ेगा। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं जैसे ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, ये हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, आर आएगा। ठीक है, ए एन जैसे कॉन्जिक्यूटिव टर्म है तो ये ए एन प्लस वन अगली वाली टर्म हो गई, ए एन पिछली वाली टर्म हो गई, तो इक्वल टू आर आ गया। दूसरे शब्दों में आप जीपी के लिए एक और डेफिनेशन बना सकते हो, वो क्या है कि ए एन प्लस वन इक्वल टू आर इंटू ए एन। ऐसा हमने एपी में भी देखा था। जब एपी में हम अगली टर्म निकालते थे तो पुरानी वाली जो पिछली वाली टर्म होती थी उसमें कुछ जोड़ देते थे। क्या जोड़ देते थे, कॉमन डिफरेंस। यहाँ पर भी वही चीज़ है। अगर हमें अगली वाली टर्म निकालनी है तो पिछली वाली टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यही डेफिनेशन हम वाइडली यूज़ में लेंगे। बस एक चीज़ है कि यहाँ पे आर की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आर की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो फिर ए एन प्लस वन आप कुछ भी निकालो, हमेशा जीरो ही आंसर हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हम एक बार जनरल टर्म की तरफ पहुँचते तो फिर उसके बाद में कुछ और छोटी मोटी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी जनरल टर्म। तो जनरल टर्म में ऐसे करेंगे कि देखो, सबसे पहले आया अपनी फर्स्ट टर्म, है ना। फर्स्ट टर्म हम हमेशा की तरह क्या लेंगे, फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए ले लेंगे। और यहाँ पर एक, जैसे वहाँ पर हम बोलते थे कॉमन डिफरेंस एपी के अंदर, लेकिन यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं बोलेंगे, यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, कॉमन रेशियो। यहाँ पे रेशियो सेम होता है, कॉमन रेशियो इक्वल टू, इसको हम आर ले लेंगे, रेशियो फॉर आर। तो यहाँ पे ऐसा हो गया, पहली टर्म ए हो गई, दूसरी टर्म ए। अब देखो, अगली वाली अगर हमें टर्म निकालनी तो पिछली वाली टर्म में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ए आर बन जाएगा। फिर उससे अगली ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, आर बढ़ता चला गया। ऐसे करते करते लास्ट में देखो क्या होगा, ये पहली टर्म है तो दिस इज़ ए वन, ये दूसरी टर्म है तो ये क्या होगी, ए टू, ये तीसरी टर्म है तो ए थ्री बोल देता हूँ, ये चौथी टर्म है तो इसको मैं ए फोर बोल देता हूँ। अब देखो, तीसरी टर्म में क्या है, आर की पावर टू है, चौथी टर्म में आर की पावर थ्री है, एक कम चल रही है पावर। तो ऐसे जनरल टर्म मतलब ए एन, मतलब एनथ टर्म, कुछ भी बोलो, जनरल टर्म को ए एन बोल दो, एनथ टर्म बोल दो, है ना, या जनरल टर्म बोल दो। तो आप बताओ कि ए एन कैसे निकालेंगे। तो ए एन में क्या होगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, एक कम होगा। तो ये हो गया अपना जनरल टर्म का फॉर्मूला। अब से हम याद रखेंगे कि यहाँ पर जो जनरल टर्म है वो क्या होगी, ए एन इक्वल टू ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर जीपी, ये जीपी के लिए। अब एक चीज़ आप यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं, एपी में क्या हुआ था, ए एन की वैल्यू क्या आई थी, ए एन की वैल्यू आई थी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, एपी में ऐसा कुछ हुआ था। ये किसका हो गया, ये जीपी का हो गया। वहाँ पे ए प्लस हुआ करता था, यहाँ पे ए मल्टीप्लाई में आ गया। फिर कॉमन डिफरेंस के साथ मल्टीप्लाई हुआ करता था एन माइनस वन, यहाँ पे कॉमन रेशियो की पावर में होगा एन माइनस वन। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये आपको याद रखना है। और रही बात यहाँ पर कॉमन रेशियो आर की, तो वहाँ पर कॉमन डिफरेंस आता था तो हम ए टू माइनस ए वन मतलब माइनस कर करके निकाल देते, क्योंकि वहाँ पर वो अंतर हुआ करता था, डिफरेंस हुआ करता था। यहाँ पर ये आर क्या है, कॉमन रेशियो है, तो रेशियो लेना पड़ेगा, मतलब ए टू अपॉन ए वन, ए टू अपॉन ए वन करके निकालेंगे, या फिर अगली टर्म ए थ्री अपॉन उससे ए थ्री से जस्ट पहले ए टू, ऐसे कर करके हम निकाल सकते हैं। अब इसका सम का फॉर्मूला देखते हैं। देखो, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, एक जीपी में सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, जिसको हम क्या बोलेंगे, एस एन। एक बार मैं फॉर्मूला आपको पहले ही बता दूं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। कई बार इसको बच्चे ऐसे भी लिख देते हैं कि ऊपर से माइनस कॉमन ले लिया, नीचे से माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो अगर वो ऊपर वाले में वन माइनस आर की पावर एन लिखेंगे तो फिर नीचे भी वन माइनस लिख देना, वन माइनस आर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इसकी ये डेरिवेशन आई कैसे, एक बार फटाफट उसको देख लेते हैं।
तो देखो दोस्तों एस एन का मतलब यही हुआ कि स्टार्टिंग की एन टर्म्स का सम, ये ए वन है, ये ए टू है, ये ए थ्री है, ये ऐसा करते करते ये क्या है, ए एन है, ना कि ए एन माइनस वन। ठीक है, ये ए एन है, ये लास्ट वाली टर्म है, तो ये एन टर्म्स का सम हो गया। अब है ना इस पूरी इक्वेशन को, इसको बोलते हैं इक्वेशन वन बोल देते हैं। इस पूरी इक्वेशन को आप आर से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो, आर से। तो इधर की तरफ क्या आ जाएगा, आर इंटू एस एन आ जाएगा। ये नंबर भी आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन आर से मल्टीप्लाई करके इनको ना थोड़ा थोड़ा आगे खिसका के लिख देना। जैसे इसको आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए आर बन जाएगा, इसको आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या बन जाएगा, ये ए आर स्क्वायर मिल जाएगा। अच्छा, इसको आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ए आर क्यूब मिलेगा। ठीक है, अभी खिसका के क्यों रखना वो मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, इसको अगर मैं आर से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा मेरे को, ए इंटू आर की पावर। देखो यहाँ पर इसकी पावर क्या है, एन माइनस वन, तो एक आर आने के बाद में ये बन जाएगा आर की पावर एन। इससे जो सेकंड लास्ट था वो था ए इंटू आर की पावर एन माइनस टू, आर मिलते हैं वो बन जाएगा ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, ऐसे हमने एक एक जो टर्म है उनको खिसका खिसका के लिख दिया, साथ ही इस पूरे को हमने आर से मल्टीप्लाई भी किया है। यहाँ पे बीच में, सबके बीच में लग जाएगा प्लस। अब इन दोनों इक्वेशंस को आप माइनस करो। माइनस करने से क्या होगा, इधर की तरफ तो एस एन में से आर एस एन माइनस होगा, तो एस एन मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर क्या बचा, वन, माइनस इधर क्या बचा, माइनस आर। ठीक है, अच्छा यहाँ पर क्या होगा, ये इससे कट गया। स्टार्टिंग में देखो नीचे वाले सबके साइन क्या हो जाएंगे, माइनस में लग जाएंगे ऐसे। तो ऐसे लिखा है हमने ऐसे कि हमें आसानी हो काटने में। ए आर के नीचे ए आर है तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। बचेगा क्या, एक तो इस एक के नीचे इधर कुछ भी नहीं है तो ये ए बच जाएगा एक। फिर ये सब तो कट जाएंगे ना, ये सब क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अच्छा, ऊपर की तरफ इधर इसके ऊपर कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं, चलो छोड़ो वो तो, लेकिन यहाँ पर ये फिर यही बचेगा अकेला, तो ए इंटू आर की पावर एन। लेकिन इसका साइन क्या होगा, प्लस तो पहले था, अभी इसका साइन हो गया माइनस, तो यहाँ पे माइनस ए इंटू आर की पावर एन ये बचेगा। अब बस आप समझ गए कि यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा ए, यहाँ पे क्या बन गया, वन माइनस आर की पावर एन। यहाँ पे ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दिख रहा है आपको, इन दोनों को एक बार मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये है एस एन और ब्रैकेट में वन माइनस आर इक्वल टू, इधर की तरफ क्या है, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन। ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन है एस, हमें चाहिए एस एन, ये वाला चाहिए हमें, इसके साथ मल्टीप्लाई में वन माइनस आर, तो ये वन माइनस आर उसके नीचे चला जाएगा, तो यहीं से अपना ये फॉर्मूला बन जाएगा। एस एन यहाँ पे आ जाएगा, ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन, वो यहाँ पे दिख ही रहा है हमें, यहाँ पे जो वन माइनस आर है वो नीचे की तरफ चला जाएगा, तो ऐसा बन जाएगा। ठीक है, तो ये एस एन का फॉर्मूला आ गया। अब देखो यहाँ पे वन माइनस आया, आप चाहो तो दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ऐसा मिल जाएगा। मैं जनरली यही यूज़ में लेता हूँ, कभी कभार ये भी, मतलब वो तो बात है, दोनों बात एक ही है। ठीक है, दोनों कोई सा भी अप्लाई कर लो आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में से, भले ही कुछ भी कंडीशंस हो। दोस्तों अब देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी, और इसकी कुछ जो फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले भी समझ लेना इसके साथ में। तो पहले अब फॉर्मूले लिखते चलते हैं। जैसे यहाँ पर ए एन मतलब nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, जनरल टर्म है ये, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, अभी हमने पीछे की तरफ किया था। अच्छा, दूसरा बताओ यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला क्या है, अभी अभी हमने सोल्व किया, ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। आप चाहो तो यहाँ पे वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी पर आते हैं। तो देखो जैसे वहाँ पर क्या था एपी में, अभी मैं ये कुछ प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ, तो जब ये सारी प्रॉपर्टीज लिख दूंगा ना, तो यही प्रॉपर्टी जब एपी हम पढ़ रहे थे तब इनका क्या क्या सिनेरियो था वो, और मैं कंपैरिजन में आपको बता दूंगा ताकि और क्लियर हो जाएगा। रिवीजन में वो चीज़ आपको बहुत मदद करेगी। तो देखो तीसरी प्रॉपर्टी ये है, इफ़ ए बी सी आर इन जीपी, तो क्या होता है, रिजल्ट क्या निकलेगा। देखो अगर ए बी सी जीपी में है तो आप बीच वाले नंबर का क्या करो, स्क्वायर, बी स्क्वायर। ठीक है, मतलब बी इंटू बी हो जाएगा। तो बीच वाले नंबर का स्क्वायर जो होता है वो पहले और तीसरे वाले नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, मतलब ए इंटू सी के बराबर ये होगा। या फिर आप इसको दूसरे शब्दों में ऐसे भी बोल सकते हो कि यहाँ पे बीच वाला नंबर अगर आपको चाहिए, बी चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रूट ए सी निकालना पड़ेगा। ठीक है, रूट ए सी। यहाँ पर ये जो कुछ प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी ये थोड़ा सा और एक्सटेंड होती है जब दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे प्लस आ जाएगा। लेकिन जब दोनों ही नंबर नेगेटिव हो तब हम यहाँ पे माइनस लेके चलते हैं, वो एक छोटा सा एग्जाम्पल के जरिए हम देख लेंगे। फिर फोर्थ प्रॉपर्टी ये है दोस्तों, जैसे कोई जीपी है, तो जीपी में आप कोई भी नंबर, हर एक जो नंबर है वो के जोड़ो या के घटाओ या के मल्टीप्लाई करो या फिर के डिवाइड करो। ठीक है, इन ईच टर्म।
कोई जीपी है, उसकी हर एक टर्म में अगर आप कोई नंबर जोड़ दो या फिर कोई सेम नंबर घटा दो या फिर सेम नंबर मल्टीप्लाई कर दो, सभी सभी टर्म्स के अंदर ना, हर एक टर्म के अंदर, तो इस केस में और इस केस में वी डू नॉट गेट ए जीपी अगेन, हमें दोबारा से कोई जीपी नहीं मिलती। याद रखना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नोट। तो जीपी में अगर आप जैसे वहाँ पर एपी में तो क्या होता था, आप जोड़ दो, घटाओ या मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, कुछ भी कर लो, हमेशा हमें एपी मिलती थी। लेकिन यहाँ पर जब जीपी की टर्म्स में अगर आप कोई सेम नंबर जोड़ोगे या सेम नंबर घटाओगे तो हमें जीपी नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर इनके अंदर अगर आप जीपी की कुछ टर्म्स है उनके अंदर आप मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे तब हमें क्या मिल जाएगी, वी गेट ए न्यू जीपी, हमें एक नई जीपी मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, पांचवी चीज़ है अजम्पशन के बारे में। वहाँ पर एपी में भी हम कुछ नंबर अज्यूम करते थे, यहाँ पर भी कुछ नंबर अज्यूम करके देखेंगे क्या होगा। तो अगर मैं 3 नंबर्स इन जीपी ये अज्यूम करूँ तब कैसे मानेंगे, और अगर हम 4 नंबर्स इन जीपी ये अज्यूम करते हैं तब क्या होगा। ठीक है, तो देखो कैसे कैसे करें। सबसे पहले आप एक बार जीपी सोचो कैसे होगा, लेकिन कंडीशन ये है, यहाँ पर ये जो पांचवा पॉइंट मैं बता रहा हूँ, ये वाला पॉइंट ये तब लगाना जब जो नंबर्स उनका प्रोडक्ट गिवन हो। वी हैव द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, वहाँ पर भी मैंने बताया था, जो भी मैंने कुछ कुछ खास फॉर्मेट होते हैं तो वो एपी में अगर आपको नंबर मानने हैं तो आप वैसे वैसे मान सकते हो। तो यहाँ पर भी कुछ है, लेकिन वहाँ पर कंडीशन थी कि वहाँ पे सम ऑफ टर्म्स गिवन होना चाहिए था, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन होना चाहिए। तो क्या क्या फ़ायदा होगा, तो एक बार फ्लो समझो आप। सबसे पहले ए आता है, फिर ए आर आएगा, फिर ए आर स्क्वायर आएगा, फिर ए आर क्यूब आएगा, फिर बढ़ता चला जाएगा। तो देखो अगर मैं उल्टा चलूँ तो यहाँ पे ए आर क्यूब है, फिर ए आर स्क्वायर हो गया, मतलब यहाँ से अगर यहाँ पे आना हो तो आर का डिवाइड कर दिया, यहाँ से यहाँ पे आना हो तो फिर इसमें आर का डिवाइड कर दिया, फिर आर का डिवाइड कर दिया, फिर आर का डिवाइड करूँगा तो ए बाई आर, फिर आर का डिवाइड करूँगा तो ए बाई आर स्क्वायर, फिर ए बाई आर क्यूब। तो ऐसे इधर भी आप सोच सकते हो कि ये सारे नंबर जीपी में ही हैं। अगर हमें 3 नंबर जीपी में मानने हो तो हम ये बीच वाले 3 नंबर मान लेंगे, जबकि यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। क्यों, अगर मैं यहाँ पे प्रोडक्ट गिवन है, प्रोडक्ट मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन है, वो गिवन है, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा कि आर से आर कट जाएगा, तो यहाँ पे ए इंटू ए बच जाएगा। तो अगर 3 नंबर जीपी में मानने हो, प्रोडक्ट गिवन हो क्वेश्चन के अंदर किसी न किसी फॉर्म में, तो आप इनको ए बाई आर, ए और ए आर आप मान सकते हो। ऐसे ही अगर 4 नंबर मानने हो जीपी में तब क्या होगा, तब एक दिक्कत हो जाएगी। अगर आप बीच वाला नंबर मान लोगे तो फिर इधर 2 और इधर 1, या फिर इधर 2 या इधर 1, ऐसे 3 और फिर बीच वाला 4, ऐसे करना पड़ेगा, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस केस में भी हम क्या करेंगे, बीच वाला हम हटा देंगे, ये ले लेंगे और अब ये ले लेंगे, है ना, इधर की तरफ ये दूसरा वाला, इधर पीछे की तरफ भी दूसरा वाला। तो इनमें कितने का गैप हो गया, 2 कदम आगे मिला है। अब इससे भी 2 कदम आगे हम ये ले लेंगे और इससे 2 कदम पीछे हम ये ले लेंगे। तो अगर 4 नंबर मानने हो तो ए बाई आर क्यूब, फिर उससे अगला ये वाला ए बाई आर, उससे अगला ये वाला ए आर, और उससे अगला कौन सा, ए आर क्यूब। ये आप मान सकते हो। अगर 4 नंबर आपको जीपी में मानने हो या फिर पता करने हो तो ये अज्यूम करके क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हो, बशर्ते प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन होना चाहिए। अगर वो गिवन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स गिवन नहीं है और आपको 3 नंबर पता करने हैं तब तो छोड़ो, फिर तो आप यहीं से मान लो ए आर और ए आर स्क्वायर। 4 नंबर मानने हैं तो फिर ये स्टार्टिंग वाले मान लेना। ठीक है, बाकी ये तो आप कभी भी मान सकते हो, भले प्रोडक्ट गिवन हो या नहीं हो, ये तो आप कभी भी मान सकते हो। लेकिन प्रोडक्ट गिवन हो तब आप ऐसे और कर सकते हो, थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब दोस्तों हम फटाफट एक कंपैरिजन कर लेते हैं। जीपी में ए एन का फॉर्मूला होता है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन, और ए पी में ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। वहाँ पर डी का रोल ज़्यादा होता है, यहाँ पे आर का रोल ज़्यादा है कॉमन रेशियो का। एस एन का फॉर्मूला यहाँ पर ये है ए इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। वहाँ पर क्या हुआ करता था, 2 वो एन बाई 2, फिर ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और 3 नंबर अगर जीपी में है तो बी स्क्वायर बराबर ए सी होता है। 3 नंबर्स ए बी सी अगर ए पी में है तो 2b बराबर ए प्लस सी हुआ करता था। तो जीपी में ये तो हम देख ही चुके, ये तो मैंने बता ही दिया था। अगर एपी हो और अगर आपको हर एक टर्म में कोई सेम नंबर जोड़ना हो, घटाना हो, मल्टीप्लाई करना हो, डिवाइड करना हो, तो जो भी नई सीक्वेंस मिलती है वो एपी ही होती है। लेकिन जीपी में यहाँ पर जो नई सीक्वेंस मिलेगी, अगर आप जोड़ रहे हो या फिर घटा रहे हो तो वो जीपी नहीं होगी अगेन, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो वो जीपी ही होगी।
फिर पांचवी प्रॉपर्टी ये है कि जीपी में अगर आपको 3 नंबर मानने हैं तो ए अपॉन आर, ए और ए आर मान सकते हो जब प्रोडक्ट गिवन हो। एपी में अगर आपको 3 नंबर मानने हो, वहाँ पे सम गिवन होना चाहिए, तो आप ए माइनस आर, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी मान सकते हो। ऐसे 4 टर्म में भी थोड़ा सिनेरियो चेंज हो जाता है। दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ज्योमेट्रिक मीन। वहाँ पर आता था अर्थमेटिक मीन, यहाँ पर क्या है ज्योमेट्रिक मीन जीएम। तो फर्स्ट है, वहाँ पर भी हमने 2 तरीके से देखा था कि कितने भी नंबर हो, ए बी या फिर ए बी सी या फिर ए बी सी डी, 4 5 10 15 कितने भी नंबर हो, अगर आपको एक जीएम निकालना है तब थोड़ा सा हम अलग प्रोसेस लगाते हैं। और अगर आपको 2 नंबर दे रखे हैं ए एंड बी, इनके बीच में एन जीएम्स पता करने हैं, तब हम अलग अप्रोच लगाते हैं। वहाँ पर भी ऐसा ही था, ए एम आ जाता था बस शब्दों में। तो अगर हम ए एम की बात करें तो वहाँ पर क्या होता था, ए और बी का अगर हमें अर्थमेटिक मीन निकालना था तो हम ए प्लस बी बाई 2 कर देते थे। मतलब जो एवरेज निकालते थे ना, एवरेज मीन, वैसे ही यहाँ पर करते हैं। 3 नंबर्स का अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी प्लस सी बाई 3, 4 नंबर में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अपॉन 4, 4 तो 4 आ जाता था नीचे। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। ज्योमेट्रिक मीन तो ए और बी का क्या करेंगे, हम ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसका रूट ले लेंगे। देखो रूट मतलब क्या हो गया, ये ए बी की पावर क्या हो गई 1/2 हो गई, ठीक है। तो अगर आप 2 नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर हम सेकेंड रूट ले लेते हैं, मतलब स्क्वायर रूट। ऐसे देखो कंपेरिजन के लिए मैं ये भी लेके चल रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अगर हमें 3 नंबर्स ए बी सी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अर्थमेटिक मीन में हम तीनों को जोड़ देते, वहाँ पे जो चीज़ जोड़ने के साथ होती थी यहाँ पर वही चीज़ मल्टीप्लाई के साथ हो जाती है। खैर यहाँ पर इसकी पावर लगी थी 1/2, लेकिन यहाँ पर इसकी पावर क्या लगेगी 1/3। मतलब जो भी आंसर आएगा उसका हम क्यूब रूट ले लेंगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्यूब रूट ऑफ ए इंटू बी इंटू सी। तो मैं ऐसे ही लिखूँगा, इससे थोड़ा सा मतलब लिखना आसान हो जाता है। 4 नंबर है, इनका एक ज्योमेट्रिक मीन निकालना तो क्या करोगे, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी की पावर 1/4 हम ऐसे बोल देंगे। और यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि जैसे इनमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन यहाँ पर जो ए और बी है वो पॉजिटिव होने चाहिए दोनों के दोनों। नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, लेकिन ऐसे दिक्कत हो जाएगी कि भाई एक नेगेटिव एक पॉजिटिव था तो फिर आयोटा अपना आने लग जाएगा। तो इस चैप्टर में उन चीज़ों को अवॉइड ही किया गया है, तो आपको भी उन केसेस के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पर कि हमें एन ज्योमेट्रिक मीन्स फाइंड करने हैं, किसके बीच में, ए और बी के बीच में। तो वहाँ पर मैंने क्या किया था, एक घर इधर एक घर उधर बना दिया था, बीच में कुछ पिलर्स मतलब खंबे मतलब हमने यहाँ पे रख दिए थे, फिर पता कर लिया था। वो आसान भी था समझने में, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखो क्या होगा, इसको सीधा सीधा इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पर ये है लेट G1 G2 G3 ऐसा करते करते Gn। ठीक है, कितने ज्योमेट्रिक मीन है, n ज्योमेट्रिक मीन है, तो G1 G2 G3 G ऐसे करते करते Gn। ठीक है, आर दी n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी सच दैट। अब वहाँ पर क्या होता था, ए जो पहला नंबर था उसको मैं लगाता था G1 से पहले, और जो बी होता था उसको लगाता था मैं Gn के बाद में, मतलब ए और बी के बीच में इन सबको फिट कर देता था। यहाँ पर भी वही करूँगा, ए फिर G1 आ जाएगा, फिर G2 आ जाएगा, फिर G3 आ जाएगा, ऐसे करते करते लास्ट में Gn आ जाएगा और उसके बाद में B आ जाएगा। तो इनके बीच में हमने इनको रख दिया। तो वहाँ पर जब AP की बता रहा हूँ अर्थमेटिक मीन्स में, तो ये जो भी बनता था A1 A2 A3 AN फिर B, वो सब सारे नंबर AP बना लेते थे। ज्योमेट्रिक मीन्स की खास बात ये है कि इन ज्योमेट्रिक मीन्स को 2 नंबर्स के बीच में डालेंगे ना, तो ये सारे नंबर मतलब n तो ये ज्योमेट्रिक मीन्स और 2 ये किनारे वाले, तो n+2 नंबर सारे वो क्या बना लेते हैं, फॉर्म ए जीपी। जैसा कि नाम से लग रहा है, ज्योमेट्रिक मीन्स डलने के बाद में वो एक जीपी बन जाएगी, अर्थमेटिक मीन्स डलने के बाद में वो एक एपी बन जाती थी। तो वहाँ पर भी एक प्रोसेस लगाते थे, वो सेम प्रोसेस में यहाँ पर भी लगाऊंगा, लेकिन जीपी के परस्पेक्टिव से। ए यहाँ पर ए जो है वो ए ही हो गया पहली टर्म। अब देखो ये G1 है, तो G1 अब ये सब कुछ किस में, जीपी में चल रहे हैं, तो G1 को मैं क्या मान लूँ, A इंटू आर मान लेता हूँ, क्योंकि इससे पहले A आ चुका, इसमें R मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को ये G1 मिल जाएगा, इसमें फिर R मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को G2 मिल जाएगा AR², फिर ये मिल जाएगा AR3, और ऐसे ये क्या मिलेगा। अब देखो G3 है तो इसमें AR3 है, तो Gn में क्या होगा, AR हो जाएगा। अच्छा ये फ्लो तोड़ना मत, वहाँ पर भी मैं बोलता था फ्लो मत तोड़ो, इसके आगे B तक भी पहुँचो। तो इसमें फिर R मल्टीप्लाई करूँगा तो B मिल जाएगा, मतलब A इंटू R⁻n+1। ठीक है, यहाँ पर एक ही चीज़ अननोन है, जब A के बाद में ये G1 हम कैसे निकालेंगे, R मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो यहाँ पर एक ही चीज़ अननोन है, वो कौन है, R।
ठीक है, अननोन आर है। तो यहाँ से वो भी अपनी ये काम भी अपना पूरा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसको क्या लिखूँ, b इक्वल टू ए इंटू आर की पावर n प्लस वन। यहाँ से मेरे को क्या चाहिए, r चाहिए, तो सबको उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, a इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, b बाई ए इक्वल टू आर की पावर n प्लस वन। अब r की पावर क्या है, n प्लस वन, इसको मैं इधर ट्रांसपोज करूँगा तो क्या बन जाएगा, b अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस वन। इसकी पावर आ जाएगी 1 अपॉन n प्लस, मतलब इतना ही इसका रूट हो जाएगा, इधर हमें r मिल जाएगा। ठीक है, अब r मिल गया तो आप यहाँ रख दो, फिर यहाँ रख दो, फिर r को यहाँ रख दो या फिर वहाँ रख दो, सब कुछ तो मिल ही जाएगा, n क्वेश्चन में अंदर गिवन होगा। तो ऐसे हम यहाँ पे बीच के ज्योमेट्रिक मीन्स भी फाइंड कर लेते हैं। तो दोस्तों आज का अपना लास्ट टॉपिक ये है कि हमें ये समझना है रिलेशन बिटवीन अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव रियल नंबर्स a एंड b। तो आप ये बताओ कि अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, यहाँ पे दो नंबर है a और b, दोनों के दोनों पॉजिटिव रियल नंबर। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव वर्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पर दोनों नंबर पॉजिटिव ही होनी चाहिए a और b, तभी वो जो रिलेशन हम निकालेंगे अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन के बीच में वो लगेगी। ठीक है, अगर एक भी नंबर नेगेटिव या दोनों नंबर नेगेटिव ऐसा कुछ हो जाता तो फिर वो रिलेशन कभी भी नहीं लगेगी, दोनों नंबर पॉजिटिव होने जरूरी है। तो a और b का अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू, और जो a और b का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, gm, जैसा कि अभी हमने निकाला दो नंबर्स के लिए, कितना था, दो नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन ये होता है a और b का प्रोडक्ट फिर अंडर रूट, तो a b का ऐसे आगे स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इनके अंदर मैं पहले बता दूं इनकी जो रिलेशन है वो ये होती है कि अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अर्थमेटिक मीन जो होता है दो नंबर्स का वो हमेशा या तो ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा। यहाँ पर इसको मैं एक एग्जांपल के जरिए बता देता हूँ। अगर मैं जैसे ले लूँ दो नंबर्स ले लेता हूँ, a की वैल्यू 2 ले लेता हूँ और b की वैल्यू 4 ले लेता हूँ। अच्छा, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, अर्थमेटिक मीन मतलब a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन मतलब रूट ऑफ ए बी, ऐसा होता ही होता है, यही यहाँ पे रिलेशन है। ऐसा कोई फॉर्मूला वामला नहीं है, ये है कि भाई कौन बड़ा होता, एक कंपेरेटिव रिलेशन है ये, कि अर्थमेटिक मीन कभी भी ज्योमेट्रिक मीन से छोटा नहीं होता। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, a ले लिया 2 और b ले लिया 4, तो ये अर्थमेटिक मीन क्या आएगा इनका, 2 प्लस 4 बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 4। तो अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये 2 प्लस 4 क्या हो गया, 6 बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू ये कितना हो गया, 8 का अंडर रूट। इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 ग्रेटर देन इक्वल टू ये 8 का अंडर रूट क्या हो गया, 2 रूट 2। तो अगर आप इनको सोल्व करके देखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसको सोल्व करोगे तो 2 इंटू 1.414 और फिर इसको सोल्व करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 2.828 ऐसा कुछ मिलेगा। तो ऑब्वियसली ये जो 3 है वो उससे ज़्यादा ही हो गया। लेकिन अब मैंने जैसे यहाँ पर बोला कि ये कभी बराबर भी हो सकता है, तो बराबर कब होगा, जब हम a और b क्या ले लेंगे, बराबर ले लेंगे। समझो कि a और b मैंने बराबर ले लिए, 2 के बराबर है। ठीक है, ये नेक्स्ट एग्जांपल मैंने ले लिया, तो a और b मैंने लिए हैं और दोनों बराबर ही लिए हैं, तब अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन भी आपस में बराबर हो जाएगा, और कोई केस बनता ही नहीं है बराबर होने का। जैसे मैंने a और b 2 ले लिए, तो इनका अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a प्लस बी बाई टू, मतलब 2 प्लस 2 बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू, ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा इनका 2 इंटू 2। तो यहाँ पे 2 प्लस 2 बाई टू 4 बाई टू, तो 2 हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू। यहाँ पे क्या हो गया 4 का अंडर रूट 2, तो यहाँ पे क्या हो गया 2 इक्वल टू 2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब एक बार फटाफट इसकी डेरिवेशन देख लेते कि ये आखिरकार ये ऐसा आया कैसे, बस फिर आज इतना ही करेंगे। तो दोस्तों प्रूफ को हम ऐसे स्टार्ट करते हैं, हम इसे ना इसका प्रूफ कर रहे हैं, इसका प्रूफ कर देंगे तो फिर इसका भी प्रूफ अपना हो जाएगा। फिर 2 नंबर के लिए समझ लिया तो 3 नंबर के लिए भी वो सेम अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों सबको पता है कि जब हम स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर, वो क्या होता है, 0 या 0 से बड़ा होता है ना, होता कि नहीं होता। परफेक्ट स्क्वायर जो भी होता है किसी भी नंबर का आप स्क्वायर कर लो, वो 0 या 0 से ज़्यादा होगा। तो मैं बोलूँ कि रूट a माइनस रूट b इसका स्क्वायर करूँ तो वो भी ऑब्वियसली क्या होगा, 0 से ज़्यादा होगा। ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखो, अगर आपने स्क्वायर लगा दिया, अंदर वाले रियल नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, 0 या 0 से ज़्यादा। इसको सोल्व करें, ये क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो सबसे पहले a स्क्वायर मतलब रूट a का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर मतलब रूट b का स्क्वायर, फिर c स्क्वायर तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या आएगा -2ab, तो 2 इंटू रूट a इंटू रूट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्या बन गया, a बन गया है ना, a स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, फिर ये क्या बन गया, b बन गया, माइनस ये क्या बन गया, 2 अंडर रूट ए बी बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इस नंबर को उधर भेज देता हूँ, तो ये क्या हो गया, a प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रूट ए बी। अब आप समझ गए, इस 2 को ना मैं नीचे की तरफ ले आता हूँ डिवाइड में, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू
रूट ए बी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये सब कुछ हमने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से किया है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जो ए और बी है वो जीरो से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए, ठीक है। मतलब पॉजिटिव रियल नंबर होने चाहिए, तभी ये चीज़ हम लगा पाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का अपना कंप्लीट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर और क्वेश्चंस देखेंगे एक्सरसाइज 9.3 के। थैंक यू वेरी मच।